नमस्कार, मैं हूँ पूजा मेहरोत्रा और आज के सॉफ्ट कवर में आपके साथ मैं आपको लेके आई हूँ शांतनु गुप्ता जी के साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ पर एक किताब लिखी है। शांतनु, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने कई सारे पहलुओं को योगी आदित्यनाथ जी के से इस किताब में लोगों को अवगत कराया है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए मैं इस किताब को अनवेल करूंगी और लोगों को बताऊंगी कि इस किताब के थ्रू आपने जो है किस तरह से योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेके उनकी जवानी और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। बहुत बहुत बधाई हो शांतनु आपको। धन्यवाद पूजा जी, धन्यवाद। ये किताब मैंने मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी थी और ये इसका हिंदी अनुवाद जो प्रभात ने किया आपके हाथ में। अंग्रेजी में कवर सेम है, तो जो टाइटल था ओरिजिनल वो था द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, और हिंदी में ये योगी गाथा के नाम से है जी। ये बहुत जब मैं पढ़ रही थी तो कई सारे सवाल मेरे अंदर उमड़ घुमड़ रहे थे। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपने योगी आदित्यनाथ जी के घर से लेके उनके कार्यकाल तक को देखा और उसको जिया जाके, आप बहुत जगह आप गए, उनके दोस्तों से मिले, लेकिन मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या रहा कि एक छोटी सी मीटिंग थी उनकी अवैधनाथ जी से और वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के और संत बन गए। देखिए पूजा जी, अगर आप किताब को आप ध्यान से पढ़ें, खासकर वो पार्ट जहां पे उनके सन्यासी होने का मैंने जिक्र किया, तो एक मीटिंग नहीं थी, 3 बड़ी मीटिंग थी। और एक तो ये, और उसके पहले उनका परिवेश क्या था, वो किस तरह से उनका लालन पालन हुआ। आपको पता है उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, और जिस जगह से वो आते हैं वहां पे बड़े बड़े महाकाल के मंदिर हैं, शिव के मंदिर हैं, और उनकी किस तरह से उन कहानियों में रुचि बहुत थी, उन पौराणिक कहानियों में रुचि बहुत थी, स्वतंत्रता सेनानियों कहानियों में रुचि बहुत थी। गायों का लालन पालन करना, उनको रोज स्कूल के बाद आकर फील्ड पे लेके जाना, ये उनकी दिनचर्या का एक भाग, अभिन्न भाग था। तो ये सब होते होते उनके पिताजी, उनके माताजी कर्मठ, बिल्कुल झाड़ू, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही राष्ट्रवादी उनके माता पिता थे। वो सब के बाद जब वो कॉलेज में पहुंचे, उन्होंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करी, और उसी समय राम मंदिर मूवमेंट भी चल रहा था, और राम मंदिर मूवमेंट की जितनी भी कमिटीज थी, उनके अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के बाद में जो गुरु हुए महंत अवैधनाथ थे। और महंत अवैधनाथ को एक जिम्मेदारी मिली थी कि जाके युवाओं में राम मंदिर के का जो विषय है उसके लिए चेतना जगाई जाए। तो वो उस चेतना अभियान के दौरान जब उत्तराखंड पहुंचे, तो उत्तराखंड में इस कॉलेज में, कोटद्वार में, जहां से वो बीएससी करी, जो उनका स्नातक का कॉलेज था, वहां पे जब मिले तो पहले ही तरह से टकराव हुआ, उनका मेल मिलाप हुआ, वो भी एज ए स्पीकर एंड ऑडियंस ना। स्पीकर में महंत अवैधनाथ थे और ऑडियंस में बैठे थे, लेकिन ये एक जिज्ञासु ऑडियंस थे। जो होता है, जब आप किसी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं तो 2-3 लोग होते हैं जो प्रश्न बहुत पूछते हैं, तो ये वो प्रश्न पूछते हुए विद्यार्थी थे। और अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रश्न ज्यादा पूछता है वो स्पीकर बाद में आके उनसे फिर वो चर्चा चलती रहती है, मेन स्टेज के बाद भी। तो ये चर्चा चलती रही और उन्होंने कहा कि अजय सिंह बिष्ट, जो उनका संन्यास से पहले का नाम था, उन्होंने कहा अजय आप गोरखपुर आओ। अब देखिए उस समय का जमाना, हम 91-92 की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंसेस बहुत थे, ट्रेनें बहुत कम थी, बसें बहुत कम थी, सड़कों की हालत बहुत खराब थी उस समय। और आपको भी पता होगा उत्तराखंड से गोरखपुर मेरे ख्याल से अभी भी देखेंगे तो कम से कम 20 घंटे का रास्ता है वो। उसमें एक युवक जो अभी अभी कॉलेज में गया है, उसके पास कितने पैसे हैं नहीं है, वो ट्रेन में, बस में, जैसे तैसे गोरखपुर पहुंच जाता है 3-4 दिन के लिए। तो कुछ तो उनके मन में जली ज्वाला कि इस व्यक्ति से प्रभावित हुए। जो हम कहते हैं संतों का अपना एक ऑरा होता है, संतों की अपनी एक आभा होती है, और उनकी जो वाणी थी, राम मंदिर का इशू था, सबने इतना प्रभावित किया योगी आदित्यनाथ को, अजय सिंह बिष्ट को, कि वो गोरखपुर चले गए उठ के कॉलेज में, और फिर वहां पर उन्होंने 2-3 दिन बताया और कई घंटों उनकी वार्तालाप हुआ विषयों पर, भारत के विषयों पर, राष्ट्रवाद पर, नाथपंथ पर, भारत की सभ्यता पर, भारत की कल्चर पर। और वहां पे योगी आदित्यनाथ उनसे प्रभावित हुए और महंत अवैधनाथ अजय सिंह बिष्ट से प्रभावित हुए कि इतनी कम उम्र में कितना विलक्षण ये व्यक्ति है। तो यहाँ तो 2 घटना हुई। उसके बाद जो तीसरी घटना हुई, जो निर्णायक घटना कहता हूं मैं, महंत अवैधनाथ, आपको पता है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे वो। तो क्योंकि सांसद थे तो विख्यात भी थे, तो खबर आती है पेपर में, वो एक बार एम्स में एडमिट हुए। तब तो एक ही एम्स हुआ करता था, दिल्ली वाला, एम्स में एडमिट हुए।
तो ये खबर इनको पता लग गई। अजय सिंह बिष्ट कॉलेज में पढ़ते थे उस समय तक, तब वो ऋषिकेश में कॉलेज में आ चुके थे, वो एमएससी के फर्स्ट ईयर में आ चुके थे, एमएससी का फर्स्ट ईयर ही करा उन्होंने, उसके बाद वो ड्रॉप हो गए, बीएससी तो उन्होंने पूरा किया है, वो ऋषिकेश में थे। मुझे इसलिए जुड़ाव लगता है क्योंकि मैं भी ऋषिकेश में रहता था उन दोनों, मतलब मैं उन्हें जानता नहीं था वो कौन, लेकिन मैं उनसे उम्र में 6-7 साल छोटा हूं, तो मुझे बार बार एक कौतूहल होता है कि वो भी आसपास ही कहीं रहे होंगे जब मैं भी उस समय कॉलेज में स्कूल में था। तो उनको जब ये खबर पता लगी तो वो एम्स पहुंच गए। देखिए अब ऋषिकेश से एम्स पहुंचना उन दिनों के जमाने में जब बस ट्रेन की जो व्यवस्था थी, और एम्स अगर आप किसी को कभी देखने गई हो तो एम्स में किसी व्यक्ति को ढूंढना अपने आप में काम है, दिल्ली के एम्स में। वो इतना बड़ा कैंपस है, उसमें कहाँ इनवार्ड है, कहाँ आउटवार्ड है, कहाँ कौन सी बीमारी का पेशेंट है, कहाँ, उसको ढूंढना भी एक अपने आप में एक पहेली है। उसमें वो व्यक्ति 19-20 साल का, ना मोबाइल होते थे, ना डायरेक्शन होती थी, ना गूगल मैप होता था, उससे वो पहुंच के उनके पास पहुंच गया। और जब वो पहुंचे वहां पे, सिक्योरिटी रही होगी पक्का संसद की, तो महंत अवधनाथ थोड़े से भावुक की हुए, ऐसा मुझे बताया जाता है, क्योंकि महंत अवधनाथ से तो मैं नहीं मिल पाया, उनका तो 2014 में निधन हो गया था। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया योगी आदित्यनाथ का, अजय सिंह बिष्ट का, और बोला कि अब तो बेटा तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो मतलब देखिए, कोई आदमी बीमार है, वो लेटा है, हॉस्पिटल का एक माहौल है, उसमें एक गुरु जैसा व्यक्ति, एक संत जैसा व्यक्ति कह रहा है आपसे कि अब तो आपको आना ही पड़ेगा। तो अजय सिंह बिष्ट को मेरे ख्याल से पहले ही एक प्रेरणा तो आ ही चुकी थी, जो पुरानी 2 मीटिंग थी बड़ी, और उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं हो रहा, आप स्वस्थ होकर पहुंचिए गोरखपुर, और मैं भी अपना मन बनाता हूं। और इस मीटिंग ने उनको और एक तरह से झकझोर दिया, प्रभावित किया। और फिर जब वापस आके घर पे थोड़ा झूठ बोल के कि मैं नौकरी पढ़ाई कुछ करने जा रहा हूँ, पहले देखिए पेरेंट्स भी उतना नहीं देखते थे बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है। और एक बात और है कि वो अपने बहुत सारे स्कूल में भी बाहर रह के पढ़े, मतलब माता पिता से अलग रह के, स्कूल लेवल पे भी कमरा लेके, मतलब हॉस्टल की व्यवस्था नहीं थी, वो कोई बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़े, ऐसी कमरा लेके, भाई कॉलेज में पढ़ रहा है, उन्होंने दोनों लड़के अपना खाना बना रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे वो रहे। तो वो गोरखपुर चले गए और अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके, और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। और उनके माताजी पिताजी को अखबार के माध्यम से पता लगा कि गोरखपुर मठ, जो नाथ पंथ का बड़ा मठ है, उसने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, और वो उत्तराखंड का एक बालक है। तब उनको पता लगा और वो भागे गए। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनका परिवेश और ये 3-4 मीटिंग हुई, इसने मेरे ख्याल से प्रभाव डाला, और अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। चूंकि हमारे पाठक, हमारे श्रोता सभी बहुत यंग हैं, और बहुत कौतूहल होता है किसी भी एक नेता के बारे में जानने में। और आप मतलब जब वो बीएससी कर रहे थे, उनके साथ लड़कियां भी दोस्त थी, और वो बड़े शौकीन, आपने लिखा है कि उन्हें चश्मा लगाने का और इस तरह का बड़ा शौक था। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अब कभी आपकी जो ये इतनी लंबी मुलाकात रही होगी किताब लिखने के दौरान, तो क्या कभी ऐसा आपको एहसास हुआ कि वो कुछ मिस करते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद? वो दोस्त, वो अपना उत्तराखंड, वो चश्मा लगाना, वो सहेलियां जो आपने उनका लिखा कि वो एक इलेक्शन के दौरान उन्होंने कैसे बस रोकी रात में अपनी लड़की दोस्तों को ले जाने के लिए, कभी ऐसा कुछ एहसास लगा कि कभी उनको भी प्यार व्यार हुआ हो? साधु तो है, ठीक है, सब कुछ, मतलब मेरे अंदर ये बात बड़ा, मतलब मुझे लग रहा था कि ठीक है, राजनेता, संत, योगी, लेकिन उससे पहले वो नॉर्मल इंसान थे। तो कभी ऐसा कुछ उनकी बातचीत से आपको महसूस हुआ क्या? देखिए, चश्मा तो वो अभी भी लगाते हैं, और आपने देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनका जो पहला फोटो आया था वो एविएटर्स में आया था, जो वो हेलीकॉप्टर से उतरे थे। देखिए, वो बात अलग है। बल्कि मैं आपको एक बिल्कुल अलग बात बताऊंगा, जब मैंने किताब की रिसर्च करी तो जो गोरखपुर वाला पार्ट है, जो उनके राजनीति का पार्ट है, उसके बारे में तो वो चर्चा करने में सहज थे, लेकिन कभी भी अपने सन्यास के पहले के जीवन में उनसे मेरी चर्चा नहीं हो पाई कभी भी। वो तो मैं नहीं बताया। हाँ, वो बताता हूँ, मैं उनके दोस्तों पर बताता हूँ, उनसे कभी चर्चा नहीं हो पाई। तो वो मिस करते हैं, नहीं करते, वो मन में है तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कभी उसकी चर्चा नहीं करी। और देखिए, अगर जिसको भी भारत में सन्यास परंपरा की जानकारी हो, सन्यास में हम अपना ही पिंडदान, अगर जब सन्यास लेता है तो अपना पिंडदान कर देते हैं, अपने पिछले जीवन को मृत मानते हैं, अपने पीछे रिश्ते नातों को मृत मानते हैं, तभी वो अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन जाता है। बल्कि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं टीवी डिबेट में जाता हूँ और छोटी सी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए कुछ लोग, विपक्ष के लोग, उनका अजय सिंह बिष्ट बोलते हैं, वो उनको ठाकुर दिखाने के लिए। एक संत की जाति नहीं होती है, और वो अपना जीवन मार चुका होता है, वो अपने रिश्ते नाते मार चुका होता है, आप उसको अपने नाम से जोड़ रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, बड़ा बुरा लगता है, दुख भी होता है, और दया शर्म भी आती है अपोजिशन के लोगों पर कि भाई वो केवल छोटी सी राजनीतिक स्कोर करने के लिए भारत की सन्यास परंपरा पे छीटाकशी कर रहे हैं। लेकिन आपने ठीक कहा,
क्योंकि मैं उनके हर दोस्त से मिला, स्कूल के दोस्तों से मिला, स्कूल के टीचरों से मिला, कॉलेज के दोस्तों से मिला और कई दोस्तों से मिला। अधिकतर लोग तो देखिए बाहर नहीं जाते और वहीं पे उनकी दुकानें हैं, किसी की सुनार की दुकान है, कोई बेकरी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है कोटद्वार शहर में। तो मैं सबसे पहले वहीं से मुझे फोटो भी मिले, ये जो मैंने दुर्लभ फोटो अपनी किताब में लगाए हैं। तो 4-5 बातें लोगों ने बताई। पहले कहा कि वो कपड़ों पहनने के शौकीन थे, जैसे और भी थे, मतलब कैसा अलग नहीं, चश्मा बैंडाना लगाना, जीन्स, मैं भी जानना चाह रही हूँ। हाँ जीन्स पैंट पहनना, है ना। लेकिन वो बड़े डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन कैसे? सुबह वो सबको, जैसे सब लोग कमरे में रहते थे, हॉस्टल की व्यवस्था तो नहीं थी उस समय, सब लोग अपना कमरा, मतलब सुबह सुबह अजय सबको उठा देता था और कहता था योगा करेंगे चल के, या बैडमिंटन खेलेंगे। हाँ बैडमिंटन भी बोला। और एक हनुमान मंदिर है, वो थोड़ी चढ़ाई पे है, उसमें भाग के जाएंगे और भाग के आएंगे, मतलब एक तरह की। वो सिद्धबली वाला वही है क्या? ये हाँ जी, हाँ सिद्धबली जी, वाला? जी 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 जी। तो उसमें जाएंगे, चढ़ के वापस आएंगे। ये कोटद्वार की कहानी बताते थे कि वो बड़ा तंग तंग करता था, मतलब सुबह सुबह 5 बजे उठाने आ जाता, जबकि कॉलेज तो 9 बजे होता था। तो एक ये बात बताते थे। दूसरा बताते थे कि वो सबकी मदद करने के लिए आउट ऑफ द वे चला जाता, थोड़ा चुप था, ऐसे बहुत बोलते चालते व्यक्ति नहीं थे वो, मतलब मजाकिया या फिर ऐसे इंटरेस्टिंग व्यक्ति जो होते हैं ऐसे नहीं थे कोई बहुत ज्यादा। वो चुपचाप रहते थे, गंभीर रहते थे, विषयों में बात करने थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे। ये सब बातें बताई लोगों ने। और जो आपने किस्सा बताया, मैं दर्शकों को बता भी देता हूँ कि एक बार वो ऐसे सहेली अलग से नहीं, ऐसे 8-9 लोगों का ग्रुप था जिसमें 3 लड़कियां थी और एक महिला। नहीं बताया, उनकी अब शादी हो रखी है, उनके पति ऋषिकेश में रहते हैं। मैं ऐसे एक एक आदमी को ट्रेस करता करता पूजा जी बहुत दूर दूर गया, कोई गुड़गांव में मिला, कोई ऋषिकेश में मिला, कोई विदेश में मिला, कोई फोन पे मिला। ऐसे मैंने करीब 25-50 उनके सारे जो क्लासमेट्स थे उनका। तो ये जो महिला, इनका तो रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी है मेरे पास। अच्छा। ये जब उन्होंने किस्सा बताया था ऋषिकेश में, क्योंकि मेरी माता जी भी ऋषिकेश में थी उस समय, तो मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने ये बताया कि कैसे वो कोई एक महिला उनमें से चुनाव, वो खुद जिनसे मिला वो नहीं, एक और कोई चुनाव लड़ रही थी, तो उनकी कैनवेसिंग करने के लिए थोड़ा दूर गए शहर से, कोटद्वार शहर से दूर गए, लौटते लौटते लेट हो गए। और पहाड़ों में भी अंधेरा जल्दी हो जाता है उस समय, तो करीब 6-6:30 बज गए थे, अंधेरा होने लगा था। और ये लड़कियां लोकल थी, तो तब तो फोन नहीं होता था, तो उनको डर लगने लगा पिताजी तो मारेंगे घर जाएंगे, तो इतनी लेट बाहर कैसे हैं आप। ये हॉस्टलर नहीं थे, ये डे स्कॉलर लड़कियां थी। तो परेशान होने लगी और बस वाले नहीं रोक रहे थे, उनको लगा तो कॉलेज के बच्चे हैं, WT हम लोग बोलते थे, हम WT जाएंगे, मतलब विदाउट टिकट जाएंगे। तो ये तो विदाउट टिकट जाएंगे, पास है, कॉलेज के हैं, नेतागिरी करेंगे और टिकट नहीं देंगे, तो कोई रोक नहीं रहा था। 4-5 बजे निकल गई लड़कियां और व्याकुल होने लगी, एक आध थोड़ा रोने लगी। तो अगली बस के सामने जैसे बस खड़े हो गए और ये लोग कह रहे हम लोगों की मतलब सांस लड़की, ये तो गया कि ये तो बिल्कुल ऐसा 6 इंच पे आके बस रुकी। और इन्होंने कहा कि भाई हम सबके टिकट देंगे, और पहले लड़कियों को बिठाया, सारे लड़के बैठे, 8-9 लोगों का ग्रुप था और ये गया। ऐसे कई उदाहरण मैंने किताब में भी लिखे हैं कि उनकी एक, वही पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी सी वो व्याकुलता हुई ये जानने की कि देखिए बहुत सारी बातें योगी आदित्यनाथ की निकल के आई कि भाई वो आक्रामक रहे, वो उनको जेल जाने की नौबत आई, वो जेल में भी रहे, लेकिन ये वाला पोर्शन कहीं मिसिंग लगा। मतलब मुझे लगा कि बहुत सारे पाठक होंगे मेरी तरह। मुझे ऐसा भी लगता है हम लोग जो इस आधुनिक जीवन में है उनके लिए मेरे ख्याल से लड़का लड़की प्रेम ये एक फ्रेमवर्क सा बन गया है ना। लेकिन क्योंकि हम योगी नहीं है, हमने उस तरह का जीवन में त्याग नहीं करा। हमने 19-20, देखिए आप ये खुद सोचिए पूजा जी, एक बालक जो जीन्स चश्मा पहनता है, जो जिसके ग्रुप में गिटार बजा रहा है, कोई लड़के लड़कियां सब हैं, वो 19-20 साल की उम्र में इतना उसका ग्रेट डिटर्मिनेशन आ जाता है कि वो अपने माँ बाप भाई बहन जगह को छोड़ के अपने घर से 20 घंटे की यात्रा, कुछ 600-800 किलोमीटर दूर एक गुरु के पास जाके संन्यास ले लेता है जीवन भर के लिए। और उसको कुछ नहीं पता है क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। तो कुछ अलग ही विलक्षण रहा होगा उनका मन, उनकी दृढ़ता। तो उनके बारे में मेरे ख्याल से इस तरह से ये इंक्वायरी करना भी मुझे लगता है कोई ऐसा हमें हल निकलेगा नहीं इसमें। हमारा कौतूहल हो सकता है, हमारी जिज्ञासा हो सकती है, तो ऐसा मुझे मिला नहीं। मैंने भी खोजने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने नहीं करा, ऐसा कुछ था नहीं। और वो एक चुपचाप साधारण से व्यक्ति थे उस समय। जब मुख्यमंत्री बनने का सफर था, जिसमें आप लिख रहे हैं एक जगह कि सुषमा स्वराज का फोन आया था और वो विदेश जाने के लिए पीएमओ में आके उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा कर दिया था, उस समय उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि वो अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनने जा रहे हैं। देखिए उनकी बातों से और जिनसे भी मैंने इंटरव्यू करा भाजपा के सीनियर लीडरशिप से, मेरे ख्याल से किसी को नहीं था। और आप तो मीडिया में लंबे समय से रही हैं, अगर आपको याद हो, अगर वो स्क्रीन देखे किसी भी टीवी की, वो प्रोबेबल्स में भी नहीं थे, मीडिया के प्रोबेबल्स में भी नहीं थे। जो मीडिया 5 नाम दिखाता था, 6 नाम दिखाता था, उनमें भी होते थे, किसी में शायद 6ठे नंबर पे होते थे, तो नहीं तो नहीं होते थे नॉर्मली। वो अलग बात है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा में मीडिया कुछ गैस करता है और अगले दिन बन कोई और ही जाता है। तो मीडिया तो ऐसे ही कुछ नहीं पता होता।
पहले तो मतलब हमने वो दिन देखे हैं जब मीडिया के लोग फोन पे बताते थे कौन क्या बन रहा है, और आज लोगों को वो जेरोक्स भी लीक नहीं करवा पाते, वो जो पार्टी प्रिंट आउट देती होगी उसकी जेब में भी पैसे डाल के लीक नहीं करवा पाते कि कौन क्या बन रहा है। तो वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन हाँ, जितनी मेरी जानकारी हुई कि इनको नहीं पता था, और क्योंकि सांसद है, सांसद बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी में रहता है, पार्लियामेंट्री कमेटी में रहता है, बहुत सारे सरकारी सांसद भी, सरकारी सांसद मतलब जिस पार्टी की सरकार है उसके सांसद भी, और विपक्षी सांसद भी, बहुत सारे लोग विदेश के दौरों पे, स्टडी टूर्स पे जाते हैं, तो इनका भी नाम था जाने का। सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, तो पासपोर्ट एक बार चेक के लिए जाता है क्या है, तो वो गया उनको, और उन्होंने अपना पता लग गया था उनको जाना है, उनको डेट वेट पता थी। तो एक मन बना लेता है आदमी, तैयारी करता है, क्या बोलना है वो कर रहा था, तो एकदम से पीएमओ से आया और उनका पासपोर्ट वापस आ गया। पहले बात हो रही थी कि जाना है, और फिर वापस आ गया, तो उनको थोड़ा अजीब भी लगा, भाई क्या है, मेरा टर्न क्यों नहीं आया, है ना। तो बात पता लगा कि पीएमओ ने मना किया है, तो उनको लगा होगा कि भाई क्यों पीएमओ ने क्यों मना करा, शायद वो नरेंद्र मोदी से मिलते भी कभी जब समय होता कि भाई क्यों मना हो गया है, क्या हुआ है। तो फिर बाद में पता लगा वो इसलिए मना हुआ है कि उनको दिल्ली में रहना था, उनको भारत में रहना था, जिससे, और उनको उसी दौरान का टूर था जब उन्होंने शपथ ली। और बल्कि वो एक दिन पहले अमित जी ने कहा था कि ठीक है मिले उनसे और की चर्चा करेंगे, और लेकिन उनको ये नहीं लगा, उनसे कहा गया कि दिल्ली में रहे, और वो अपना जैसे जाते हैं ट्रेन पकड़ के गोरखपुर चले गए। फिर अमित जी का फोन आया तो उन्होंने कहा मैं तो गोरखपुर आ गया हूँ, उन्होंने जल्दी वापस आइए, अब तो कोई ट्रेन भी नहीं है, और गाड़ी से आएंगे तो गोरखपुर से दिल्ली बहुत दूर है, तब तो एक्सप्रेस वे भी नहीं थे उतने। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना हवाई जहाज भेज रहा हूँ। हाँ, तो सुबह हवाई जहाज गया, उसको लौटे और उनकी चर्चा हुई। फिर वो फोटो आया जो मैंने डाला है, जिसमें अमित शाह जी और योगी जी दोनों विक्ट्री साइन में हैं। और फिर हमने अगला सीन देखा कि वो लखनऊ में लैंड होते हैं उसी चॉपर से, और उतरते हैं वही एविएटर पहन के, और सबको समझ आ जाता है कि अगर योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हैं तो आज उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और फिर अगले दिन वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। आपने तो बहुत करीब से उनको देखा, उनका रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ जो आपने बहुत कुछ लिखा भी है। एक चैलेंजिंग पल था पिछले 2 सालों का, जब कोविड बहुत तेजी से पूरे देश और दुनिया को कवर कर रहा था और बहुत सारी मौतें, उस समय कंट्रोवर्सीज बहुत आई योगी आदित्यनाथ को लेके। उसके बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर उनका बनना, वो उसको आप कैसे देख पा रहे हैं अब कि उतनी बलबूते से वो आगे आए और सीएम बने? तो पूजा जी, मैं अपनी किताबों के लिए नॉर्मली, खासकर योगी आदित्यनाथ या किसी भी किताब के लिए 3 सोर्स या 4 सोर्स लेता हूँ। पहली तो सेकेंडरी स्टडी की, पेपर, मीडिया, किताबें क्या कह रही है। दूसरी वो व्यक्ति विशेष, अगर योगी आदित्यनाथ पर लिखना है तो वो, भाजपा पर लिखना है तो वो। तीसरा ब्यूरोक्रेट क्या कह रहे हैं, रिसर्च क्या कह रही है, डेटा क्या कह रहा है। और फिर जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि फील्ड पे वो हो रहा है क्या, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो डेटा कह रहा है, वो फील्ड पे है क्या, या मुख्यमंत्री ऐसे ही कह रहे हैं, नेता तो बोलते हैं बहुत कुछ, बहुत सारे। तो ये 4। लेकिन मैंने देखा जो मीडिया की नॉइज थी, मैं उसको नॉइज बोलता हूँ, जो शोर बोलता हूँ, कोविड से वो जमीन से काफी इतर था। जब बाद में मुझे लोगों से पता करा वो कैसे इतर था। देखिए, एक तरफ कोविड था, महामारी थी, देखा था हमने देखा है कि न्यूयॉर्क में ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो अलग बात है कि हमारे पास एक बीबीसी नहीं है बैठ के यहाँ पर जो पूरे विश्व की चौधराहट करता है। हमारे पास एक न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं है जो अपने देश को छोड़ के पूरे विश्व में क्या क्या गलत है, क्या सही है, उसका आकलन करते बैठते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। तो आप अभी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, न्यूयॉर्क में ऑक्सीजन खत्म हो गई, स्पेन में खत्म हो गई, इटली में खत्म हो गई। स्पेन में तो पूजा जी ये कह दिया बुढ़े लोग घर पे मर जाओ, हम तो जवान लोगों को हॉस्पिटल में बचाएंगे। वहां तो एज के हिसाब से हॉस्पिटल में भर्ती होती है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ हम ही बहुत क्रिटिकल, विदेश वाले तो हमारे पर क्रिटिकल है, हम भी बहुत क्रिटिकल है। हम अपनी सरकारों को जब बुरा समय होता है तो उनका साथ देने के सिवाय उनके और दिक्कत करते रहते हैं। तो कहानियां फ्लोट हुई। इधर हम देख रहे हैं कि क्रेग केली जो ऑस्ट्रेलिया का सांसद है, वो कह रहा है क्या मैं योगी आदित्यनाथ को मुझे लोन पे दे सकते हैं आप, मैं अपने देश में कोरोना संभालना चाहता हूं। नीति आयोग कहता है कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट हुआ, जो 1 हफ्ते में टर्न अराउंड हुआ, वो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, जो पूरे देश को फॉलो करना चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे को फटकार लगाता है कि आप योगी आदित्यनाथ की तरह तीसरे फेज की तैयारी क्यों नहीं करते हैं। आईआईटी कानपुर में पूरी टीम 10 लोगों की पूरी रिसर्च करती है। एक पूरा बड़ा मोटा रिसर्च पब्लिकेशन का नाम है यूपीज कोविड मॉडल, और वो बताती है यूपी में कैसे कोरोना और साथ में जीविका मतलब लाइवलीहुड, वो दोनों को कैसे मेंटेन किया गया। WHO ने अपने ग्लोबल ट्विटर हैंडल पे 5 लगातार ट्वीट करके बताया कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने WHO के साथ मिलकर जो रूरल ज्योग्राफी है उसमें रोका। ये था सत्य, और ये मुझे मिला भी। और जब मैं अभी गया, जब कोविड खत्म हो गया था, अपनी दूसरी किताब, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, मेरी दूसरी किताब भी योगी आदित्यनाथ पे आ चुकी है, जो चुनाव के बीच आई और काफी विख्यात हुई। तब तक मैं तो आपका अगला सवाल था मेरा कि क्या मैं आता हूँ। तो ये किताब आ चुकी है 3 महीने पहले। तो जब मैं दूसरी किताब की रिसर्च किया तो लोगों ने कहा देखिए, जो भी
ह्यूमनली पॉसिबल था वो उत्तर प्रदेश में हुआ। और लोगों को देखिए आजकल क्योंकि इतना वैश्विक मीडिया है, इतने यूट्यूबर्स हैं, लोगों को पता है अमेरिका में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं लोगों को नहीं पता कि अमेरिका में कितना बुरा हाल है, वहां कितनी मौतें हो रही है, फ्रांस में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, वो सब लोगों को पता है। तो उसके हिसाब से और जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से भारत में क्या हुआ वो लोगों को पता है। अखिलेश यादव ने वैक्सीन के लिए कैसे हेजिटेंसी फैलाई और कहा ये तो भाजपा की वैक्सीन है, इसे इसे उनके नेताओं ने कहा इसे लगाने से नपुंसकता आ जाएगी, वो सब भी लोगों को पता है। तो वो सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में जो हो सकता था वो हुआ, ये लोगों का मत था। लेकिन मीडिया में क्या चला, फ्लोटिंग बॉडीज, लाशें बह रही। वो बाद में पता लग गया कि वो एक ट्रेडिशन है, हाईकोर्ट ने भी कहा वो कुछ जातियों में, हिंदू जातियों में ट्रेडिशन है कि लाशें बहाई जाती हैं। और वो 2015 की भी खबर आप देख लेंगे, 2017 से पहले ही खबर देख लेंगे। लेकिन वो एक नैरेटिव बन गया कि लाशें बह रही हैं, लाशें बह रही हैं। और जहां से दूसरी वेव शुरू हुई जो केरला और महाराष्ट्र थे, उसकी खबर थी इतनी और उत्तर प्रदेश की खबर थी इतनी। जहां पे कोविड अच्छा मैनेज हुआ उसकी खबर थी इतनी, और जहां पे कोविड नहीं मैनेज हुआ, केरला में एंड तक केसेस सबसे ज्यादा रहे, फर्टिलिटी सबसे ज्यादा रही, वैक्सीनेशन रेट लो रहा महाराष्ट्र में, उसकी खबर सबसे ज्यादा थी। तो मेरे ख्याल से मीडिया की नॉइज और सत्यता में एक अलग फर्क होता है, जो मेरे ख्याल से वोटिंग में पता लग जाता है। वोटिंग मीडिया कितना भी हल्ला कर ले, कितना भी ढिंडोरा पीट ले, उससे नहीं पता। वोटिंग में हमने देख लिया जो दिक्कत हुई थी लोगों को हुई थी, लेकिन लोगों को पता अगर चैलेंज है तो उसे सॉल्व कौन कर सकता है, तो लोगों ने उसको दिखा दिया। तो मेरे ख्याल से जो WHO, क्रेग कैली, नीति आयोग, उनकी जो रिपोर्टें थी वो उनका सत्यापन भी हुआ, लोगों की जो वॉइसेस थी उनका भी हुआ कि जो हो सकता था मानवीय रूप से, ह्यूमनली रूप से पॉसिबल था, वो हुआ उत्तर प्रदेश में। शांतनु, दो छोटे छोटे समय चूंकि थोड़ा कम है, जी जी, दो छोटे छोटे सवाल और आपसे करना चाहूंगी। योगी भावुक ज्यादा है या कड़े प्रशासक? आपको क्या लगा इस मुलाकात में? देखिए मुलाकात तो पिछले 5 साल में कई बार भी हो चुकी है दूसरी किताब लिखने। तो मेरे ख्याल से ये इधर और बाइनरी नहीं है। मेरे ख्याल से जिसके लिए कड़ा होना है उसके लिए कड़े हैं, जिसके लिए भावुक होना है उसके लिए भावुक है। और वो वैसे एक सेंसिटिव इंसान है, बहुत सेंसिटिव इंसान है। अब उसको आप भावुक कहें, सेंसिटिव मतलब कि अगर प्रॉब्लम है और वो आपको दिखेगा जब आपके कभी उनके जनता दरबार में बैठेंगी। और मेरे को उनके जनता दरबार जो सीएम से पहले गोरखपुर में लगा, वो पिछले 20 साल से पूजा जी जनता दरबार लगा रहे हैं। उनके जनता दरबार में रोज 200-300 लोग आ रहे हैं पिछले 20 साल से। सोचिए आप रोज, अगर भी वो शायद थे वहां पे। हाँ, वो अब तो सीएम हाउस में एक अलग व्यवस्था से होता है वो, और गोरखपुर में भी चल रहा है। गोरखपुर में उनके जो स्टाफ है वो उस जनता, और उसमें कौन आता है, ठीका पट्टा मांगने वाले, पेट्रोल पंप मांगने वाले नहीं आते हैं उसमें। जिसकी स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिसकी विधवा पेंशन नहीं मिली है, जिसकी पुलिस ने रिपोर्ट लिख दी। और ये ऐसे लोग कब आते थे उनके पास? जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर, जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, जब मायावती चीफ मिनिस्टर थे। अब तो आ ही रहे हैं, लेकिन वो पिछले 20 साल से एक सांसद के रूप से, केवल पूजा जी गोरखपुर के लोग नहीं आते थे, पूरे 8-9 जिलों के पूरब के लोग उनके पास आया करते थे कि बाबा के पास पहुंच गए तो काम हो ही जाना। डीएम के पास अगर बाबा का लेटर पहुंच गया तो डीएम एसपी को काम करना ही करना है, सरकार किसी भी रही हो। और वो एक एक का केस सुनते थे एक डॉक्टर की तरह, अच्छा क्यों नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा। तभी उनको प्रशासनिक समझ भी बहुत अच्छी है कि टीचर का क्या केस होता है, स्कॉलरशिप कैसे जाती है, क्या क्या दिक्कत होती है, क्या आख्या होती है, कोर्ट में क्या चल रहा है। और वो सोचिए अगर आप पिछले 20 सालों से 200-200 लोगों को रोज सुन रहे हो तो आपकी समझ कितनी बढ़ जाएगी कि लोगों की दिक्कतें होती क्या है मुंह में ना। आप अपने आप एक आकलन कर लेते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव है, और जहां उनको लगता है कि आतताई है, अत्याचारी है, उस पर हमने देखा भी है कि वो कितने सजग है। इतने हैं कि अब वो बुलडोजर बाबा उनका नाम ही पड़ गया। तो वो जो दीन है, वो जो बुलडोजर वाला सीन है वो तो आप देखिए अब दिल्ली तक पहुंच गया है। जी जी जी, उसमें मध्य प्रदेश कई चर्चाएं भी हैं मेरी टीवी पे आज। आप 5 सालों से उनसे मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मिले, कोई एक चीज आपको नजर आई इन सारी मुलाकातों में जो उनमें आपको लगता है कि मिसिंग रही हो, या ये होती तो योगी कुछ और होते, या नेक्स्ट पीएम के रूप में जो उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है उसके बारे में आपका कुछ अनुमान आपको लगता हो? नेक्स्ट पीएम तो देखिए मैं कहता हूँ कि भाजपा के लिए आकलन करना, या इसे हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग कहते हैं, दूर में देखना, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता कल क्या होने वाला है। भाजपा का अपना तरीका है काम करने का। लेकिन अच्छी बात है कि अगर भाजपा अभी की पद्धति पे चलती रहे, जो मैं मेरिटोक्रेसी कहता हूँ, अमित शाह नरेंद्र मोदी के भाई बहन नहीं है, उनके परिवार से नहीं आते हैं, वो राजनाथ सिंह से रिलेटेड नहीं है, वो वेंकैया नायडू से रिलेटेड नहीं है, तो कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। और योगी आदित्यनाथ, दूसरे लोग कहते थे गुजरातियों का कब्जा हो गया है तो नड्डा आ गए, लोग कहते हैं गुजरातियों का कब्जा हो गया, अब योगी आदित्यनाथ पटल पे दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, हेमंत बिस्वा दिख रहे हैं, स्मृति ईरानी दिख रही है। ऐसे गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जो यंग है, जो 50-55 के अंडर में वो दिखने लगे हैं,
तो नरेंद्र मोदी ने एक 5-6-7 लोगों की बड़ी फौज तो क्रिएट कर दी जो बड़े टॉप पे रहेंगे, और फिर और लीडर्स भी आएंगे। मैंने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में फॉर योगी द मोदी मॉडल, कि अगर मैं नरेंद्र मोदी को, आज के नरेंद्र मोदी को आज के योगी से कंपेयर करूं तो क्या क्या मुझे सिमिलैरिटी दिखती है और क्या क्या डिफरेंसेस दिखते हैं, या योगी जी को क्या कैचअप करना है। देखिए, नरेंद्र मोदी आज के नरेंद्र मोदी नहीं है, उनके पीछे 20 साल का एक्सपीरियंस भी है। वो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो गुजरात जैसे प्रदेश के, और योगी पहली बार एक प्रशासनिक पद पर हैं। तो वो भी अपनी समझ बना रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक समझ, प्रशासनिक समझ बना रहे हैं। वो क्या थी, वो मेरा आर्टिकल था, उसको मैं 2 मिनट में कहूंगा। सिमिलैरिटी क्या क्या है? दोनों एक्सट्रीमली पॉपुलर लीडर हैं, पहली बात। दोनों एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है। जोक चलता था कि कौन पहले उठता है, पता लगा कि योगी आदित्यनाथ जीत गए उस लड़ाई में मोदी से। वो 15 मिनट पहले उठते हैं, वो 1 साढ़े 3 उठता है, 1 पौने 4 उठता है। मतलब कहने की मतलब है दोनों डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है। मतलब नरेंद्र मोदी भी अपनी तरह से एक योगी ही है, का जो जीवन है वो योगी की तरह है। आगे पीछे परिवार नहीं है, तो आप मतलब 5 पैसे के करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकती हैं। सुबह से शाम तक केवल काम 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 ही उनका वो है। छुट्टी भी लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ पूजा करने मठ में जाते हैं, वो छुट्टी लेते हैं, और नरेंद्र मोदी कहीं बॉर्डर पे चले जाते हैं, तो वो उनके छुट्टी के तरीके हैं। मतलब जो हमारे और नेताओं के बैंकॉक के और सिंगापुर के छुट्टियों लेने के तरीके, उनसे बड़ा अंतर है। तो दोनों की एक तरह से एक वहां पे सेम इमेज है। जो अलग है वो 3 बातें अलग है। पहली बात कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके पास जो उत्तर प्रदेश था वो बहुत बुरे हाल में था, उनके पास कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं था। जबकि गुजरात में ऐसा नहीं था, गुजरात में अच्छा शासन था काफी समय से। उस समय आकस्मिक प्रॉब्लम थी, कुछ हैजा की प्रॉब्लम थी, कुछ एपिडेमिक की प्रॉब्लम थी, भूकंप की प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसे गुजरात एक समृद्ध प्रदेश था। तो उनको गुड गुजरात को बेस्ट, बेटर, ब्रिलियंट बना, जो उन्होंने करा, वाइब्रेंट गुजरात, और क्या क्या किया गुजरात के लिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बुरा हाल था, तो ये उनके लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स कम थे। दूसरा जो सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से, योगी आदित्यनाथ एक टिपिकल भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। वो पहली बार आए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, जबकि नरेंद्र मोदी ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें चुनाव के प्रभारी ना रहे हो मुख्यमंत्री बनने से पहले। मतलब वो हिमाचल में मुख्य प्रभारी रह चुके हैं जब जेपी नड्डा युवा नेता थे, जब संघ के आज के बड़े लोग वहां पे प्रांत प्रचारक ऐसा थे। ऐसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में करा, ऐसा उन्होंने असम में करा, ऐसा उन्होंने तमिलनाडु में करा है। तो वो हर प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रह चुके हैं। वो एक मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इकाई, मंत्री, महामंत्री, उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं पर्सनली। ऐसा योगी आदित्यनाथ जानते हैं दूसरे तरीके से। वो नागपंथ के थ्रू जानते हैं, वो नागपंथ के ट्रैवल करते हैं, वो स्टार प्रचारक रहे हैं भाजपा के पिछले 20 साल से। वो उन रैलियों में जाते हैं, उस तरह से जानते हैं। वो पिछले 20 साल में जो भी व्यक्ति सांसद रहा है उनको जानते हैं, उनका उस तरह का परिचय है। लेकिन पार्टी में बिल्कुल नट बोल्ट्स वाला परिचय नहीं है। तीसरी बात जो मेरे ख्याल से अब थोड़ी योगी आदित्यनाथ की सुधर गई है, पहले सुधर गई है मतलब आ गई है उनके वक्तव्य में, नरेंद्र मोदी नॉन पार्टी, नॉन ब्यूरोक्रेट टीम बनाने में बड़े माहिर हैं। वो एक प्रशांत किशोर को डेवलप कर देंगे बीच में, जो पार्टी भी नहीं है और ब्यूरोक्रेट भी नहीं है वो। तो जो एक मतलब एक फीडबैक मैकेनिज्म, कि अगर पार्टी में मुझे नहीं समझ में आ रहा, पार्टी में भी देखिए, पार्टी में भी खींचातानी अपनी है ना। हाँ, पार्टी में भी छोटे छोटे कैंप, हर पार्टी में कैंप है, इसका कैंप, उसका कैंप। अगर मुझे लगता है कि ये कैंप मेरे पर फेवरेबल है तो मुझे अपनी जानकारी तो हो। अगर ब्यूरोक्रेट मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है तो मेरी अपनी जानकारी। तो उनके अपने एक फीडबैक मैकेनिज्म है नरेंद्र मोदी की, जो पार्टी नहीं है, जो सरकार भी नहीं है, उनके अपने। वो नरेंद्र मोदी टीम, जिसे हम टीम नरेंद्र मोदी कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा में इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी है। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के रूप में क्रिएट करा था, जो पार्टी नहीं थी और सरकार भी नहीं थी। लेकिन उनके पास इस तरह के लोग अब दिखने लगे हैं, जो मीडिया में उनको अच्छे से एडवाइस करें, जो पॉलिसी में उनको एडवाइस करें, जो सरकार ना हो और जो पार्टी ना हो। लेकिन वो आते आते आएगा, है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति समझना, सरकार को समझना, 75 जिलों में जाना, उसके बीच में 1.5-2 साल का कोरोना, तो उनके लिए बिल्कुल एक स्मूथ रोड नहीं थी। तो ये मैं डिफरेंस देखता हूं, जो मेरे ख्याल से उनको कैचअप करने हैं या सीखने हैं। या अंग्रेजी बोलना, जैसे अंग्रेजी वो पढ़ते हैं, उनको अंग्रेजी पढ़नी लिखनी आती है, लेकिन अंग्रेजी बोलना उस तरह से, क्या पता वो जब वो नेशनल सीन में आए, कैसे भी आए, प्राइम मिनिस्टर बन के आए, मिनिस्टर बन के आए, कुछ भी किसी भी नेशनल पॉलिटिक्स में आए, तो उसकी जरूरत हो सकती है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी के बिना कोई नेता नहीं बना, कोई प्रधानमंत्री बना, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा एज हो जाती है आपको, जो नरेंद्र मोदी को हो जाती है। तो ऐसे कुछ मेरे ख्याल से नट एंड बोल्ट्स टाइट वो अपने अब कार्यकाल में करते रहेंगे अपने ऊपर भी। नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है। नरेंद्र मोदी के 20 साल पुराने भाषण में उतना प्रभाव नहीं था जो आज के भाषण में जो मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, और यही मेरे ख्याल से एक सच्चे नेता का, एक कर्मठ नेता का सूचक भी, वो अपने ऊपर भी काम करता रहे, अपने को विकसित करने में।
बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु, आज आप हमारे साथ सॉफ्ट कवर में जुड़े और आपकी दूसरी किताब के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, जो अभी आपने बताया कि 3 महीने पहले ही आ चुकी है। आप सभी श्रोताओं को हमारा ये सॉफ्ट कवर का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से के जुड़े हुए और पहलुओं को आपको अगर जानना हो तो आप एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये किताब आप पढ़ें और मुझे लगता है कि इससे आप योगी आदित्यनाथ को और करीब से जान सकेंगे कि कैसे उन्होंने ये पूरा सफर तय किया। तब तक के लिए अब हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे सॉफ्ट कवर में किसी और साथी के साथ, किसी और किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।